नमस्कार। तो अपनी आदत के अनुसार फिर हिंदू मुस्लिम का खेला करने के लिए इस देश के सबसे तेज चैनल पर जनसंख्या विस्फोट को लेकर बातचीत करना शुरू हो गया है। और यह अकेला शुरू नहीं होता, आप जानते हैं। पहले किसी चैनल पे आएगा, फिर कोई बड़ा राजनेता कहेगा, फिर आईटी सेल के ट्रायल्स लेके चले जाएंगे। इनमें से कोई भी आंकड़े की चिंता नहीं करता, कोई भी ये नहीं बात करता कि सेंसस के या बाकी जगहों के आंकड़े क्या कह रहे हैं। असल में माल्थस नाम का एक अर्थशास्त्री हुआ है। जिन लोगों ने अर्थशास्त्र पढ़ा है, आप जानते हैं मेरी ट्रेनिंग अर्थशास्त्र की है, मैंने अर्थशास्त्र से ही पढ़ाई की है। तो जिन लोगों ने भी अर्थशास्त्र पढ़ा है वो माल्थस के नाम से अच्छी तरह से परिचित होंगे। एक लाइन में कहूं तो माल्थस साहब एक जमाने में ये कहते थे कि जनसंख्या वृद्धि ही लगभग सारी समस्याओं का कारण है। बाद में उसके बाद उस पर बहुत बहस हुई, बहुत सारी नई थीरीज आई, बहुत सारे नए अध्ययन हुए। और पहली बात तो ये कही गई कि जब आदमी पैदा होता है, कोई भी बच्चा, जब चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जब वो पैदा होता है तो सिर्फ एक पेट लेके नहीं पैदा होता है कि वो आके धरती पे बोझा बढ़ाएगा। वो दो हाथ लेके भी पैदा होता है, दो पांव लेके भी पैदा होता है या होती है, और एक दिमाग लेके भी पैदा होता है या होती है। तो जब वो धरती पर आता है, बालक, एक बच्चा जब पैदा होता है, तो सिर्फ धरती का बोझ नहीं बढ़ा रहा होता है, वो धरती को नए संसाधन भी दे रहा होता है। मेहनत करने वाले हाथ, मेहनत करने वाले पांव, और धरती को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाला दिमाग भी लेके आता है। लेकिन हिंदुस्तान में तो कम से कम जनसंख्या जो है वो एक परमानेंट चीज है। कभी भी कोई लेकर उठ जाता है और जनसंख्या की बात, किसी भी समस्या की आप बात कीजिए तो कोई सर पकड़ता हुआ कह देगा अरे जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है इसका। आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी लाल किले से यह बात कही थी कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, या इस तरह की बातें। उसके बाद बीजेपी के एक सांसद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राकेश कुमार सिन्हा, वो एक प्राइवेट बिल, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो एक प्राइवेट बिल लेके आए थे। इसके अलावा भी कई सारे बिल कई बार संसद में लाए गए हैं जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों पर चीजों को लिमिट किया जाए, 2 बच्चे से अधिक पैदा करने को कानूनी जुर्म बनाया जाए, या फिर इस तरह की बातें। कई सारे स्टेट्स में आपने देखा है कि 2 बच्चे से जो तीसरा बच्चा होगा उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वगैरह वगैरह, इस तरह की तमाम सारी बातें। तो पहली बात तो ये देख लें, थोड़ा बहुत आंकड़ों की बात करते हैं। मैं हमेशा इतिहास के वीडियोस बनाता हूं तो इतिहास के फैक्ट की बात करता हूं। आज ये जो वीडियो है ये भी हमारे तुरंत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगा। सबसे पहले तो ये देख लें कि पिछले कुछ सालों में क्या वाकई जनसंख्या बढ़ रही है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2018 और 19 के बीच जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है 1.02% रही है। उसके अगले साल ये 0.99% रह गई। उसके अगले साल यानी 20 और 21 के बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो 0.97% हो गई, यानी 0.02% और कम हो गई। और 2021 और 22 के बीच में ये 0.02% और घट के अब 0.95% रह गई है। यानी हमारी जो जनसंख्या की वृद्धि है, वृद्धि की जो दर है, वो लगातार कम होती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ने की समस्या नहीं है, हमारी जनसंख्या का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार कम होता जा रहा है। ये पहली बात। दूसरी बात, एक चीज होती है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। माना जाता है कि 2.1 की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो जनसंख्या को स्टेबल करने के लिए, बराबर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों, ये समझ लीजिए। एक पुरुष और एक स्त्री, एक माता और पिता मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो पुरुष को रिप्लेस करने के लिए बराबर बनाए रखने का मतलब क्या है कि 2 लोग मिलकर कम से कम 2 बच्चों को जन्म दें। और उसमें 0.1% इसलिए जोड़ दिया जाता है कि जो बच्चे जन्म के समय मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है प्रजनन के समय, उनको भी इसमें एकोमोडेट किया जा सके। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे यहां होता है NFHS, उसके अगर आप आंकड़े देखेंगे, रीसेंट आंकड़े अगर आप देखेंगे, तो हमारा जो TFR है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो और अब जो हमारा TFR है वो 2% के आसपास रह गया है। अब 2% का जो हमारा TFR है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन रेट से भी हम नीचे चले गए हैं। इसी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आप देखेंगे
तो मुसलमानों के बीच में, मुस्लिम महिलाओं के बीच में ये टीएफआर रेट सबसे ज्यादा कम हुआ है। कंप्लीट पॉपुलेशन के मामले में भी देख लीजिए आप, अगर आप 1991 से लेके 2011 तक का आंकड़ा देखेंगे तो 1991 और 2001 के बीच में हिंदुओं के ग्रोथ रेट में जो कमी आई है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, वो -3.1 है, जबकि मुसलमानों के ग्रोथ रेट में जो कमी आई है वो -4.7 है। मैंने बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कई अच्छे आर्टिकल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। 16 अक्टूबर 2021 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा जिसका मैं आपको शीर्षक बताता हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रेट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन राइज फेल मोर देन हिंदूज इन 20 ईयर्स। यानी पिछले 20 सालों में पॉपुलेशन के बढ़ने, जनसंख्या के बढ़ने की जो दर है वो मुसलमानों के बीच हिंदुओं से भी ज्यादा कम हो गई। फिर ये बार बार तमाशा क्यों किया जाता है, बार बार जनसंख्या विस्फोट, और उसमें भी ऐसे भड़काऊ शीर्षक बनाए जाते हैं कि क्या एक वर्ग के अंदर हो रहा है जनसंख्या का विस्फोट। ये बार बार क्यों बनाया जाता है? बार बार कुछ बाबा, कभी कोई बाबा, कभी कोई नेता हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, ये डर दिखाते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या 2050 में हिंदुओं की जनसंख्या को क्रॉस कर जाएगी। आप स्क्रीन पर यह आंकड़ा देखिए और फिर बताइए कि 2050 में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या का जो अनुपात है उसमें कोई खास बदलाव आया है? और जिस तरह से मैंने बताया कि मुस्लिम महिलाओं के बीच टीएफआर लगातार गिरता चला जा रहा है, इस बात को आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो पहले ही काफी कम हो चुकी है और कम होने जा रही है। असल में मामला क्या है? सारा मामला यह है कि जनसंख्या वृद्धि का रोना इसलिए रोया जाता है क्योंकि इस देश में या दुनिया के स्तर पर जो संसाधनों का बंटवारा है वो असमान है, बराबर नहीं है। छोटी सी बात देखिए, एक आदमी अपने 3 या 4 लोगों के परिवार के लिए महल जैसा घर बनाता है जिसमें 20 कमरे होते हैं, लॉन होता है, पीछे जगह होती है, बगल में जगह होती है। अब अगर आप सोचिए कि 4 आदमी इतनी सारी जमीन छेंक के बैठे हुए हैं तो उसके चलते बाकियों के हिस्से में आने वाली जमीन कम तो हो जाएगी। तो यह समस्या जनसंख्या की तो नहीं है, यह संसाधनों के बंटवारे की है। आप जानते हैं कुछ पूंजीपति हैं, कुछ बाकी लोग हैं जिनके पास इस देश की संपत्ति का बड़ा हिस्सा है, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। सरकारें उन्हें सारी सुविधाएं दिलाती हैं, उनकी सब्सिडी पर कोई सवाल नहीं उठता है। उनकी बिजनेस डीलिंग के लिए जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं वो विदेश तक चले जाते हैं, तो उनके पास पैसा इकट्ठा होता जाता है। सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ और लाखों करोड़ की बातें होती हैं। वहीं एक बड़े वर्ग की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और उसकी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकारें तैयार नहीं होती हैं। और यह किसी एक सरकार की बात नहीं है, ये विकास का पूरा मॉडल जिस तरह का पूरी दुनिया में अपनाया गया है उसमें यही होता है कि धन संपत्ति कुछ खास लोगों के हाथ में चली जाती है। उनके अगर 10 भी बच्चे हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 10 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन गरीब आदमी, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, स्कूली शिक्षा मुश्किल होती जा रही है, चिकित्सा मुश्किल होती जा रही है, बाकी महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी के लिए तो 2 बच्चे पालना भी मुश्किल काम हो जाता है। तो उससे कहा जाता है भाई तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए तुम्हारी दिक्कत नहीं। जनसंख्या बढ़ने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात से है कि आप उसको सुविधाएं दिलाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते नहीं हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें सबके पास पहुंचे, इसलिए आपने सबको इतना महंगा कर दिया है कि आदमी की जिंदगी मुश्किल हो गई। कोई इस बात पर सवाल नहीं उठाता कि जो 100 और 50 कमरों के मकान बने हुए हैं वो तो 100 या 50 लोगों के रहने के लिए काफी हैं, फिर उसमें 2 ही लोग क्यों रहते हैं? क्यों 100 और 50 लोगों की जगह पर 2 लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है? क्यों इस देश के करोड़ों लोगों की जगह पर कुछ 100 लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने उन जगहों पर, उन संसाधनों पर कब्जा करके रखा हुआ है?
अगर वो लोगों के बीच में न्यायपूर्ण तरीके से बढ़ जाए तो इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। सरकार रोजगार इसलिए नहीं दे पा रही है क्योंकि रोजगार मांगने वाले बढ़ गए हैं। सरकार इसलिए रोजगार नहीं दे पा रही है क्योंकि वो रोजगार देना नहीं चाहती है। ये जो अग्निपथ स्कीम आई, जिसमें पेंशनेबल पक्की जॉब की जगह कच्ची जॉब, संविदा की जॉब कर दी गई, ये क्या पॉपुलेशन की वजह से आई है? अरबों खरबों रुपए मूर्तियों पे खर्च हो रहे हैं, महलों पे खर्च हो रहे हैं, जहाजों पे खर्च हो रहे हैं, और आम लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सब्सिडी नहीं है। तो क्या यह जनसंख्या की समस्या है? और ये सारा कुछ जब आप मुसलमानों पे लाद देना चाहते हैं तो दरअसल आप और कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का तमाशा चलता रहे, ताकि आप अपनी नीतियां, अपनी जो कमियां हैं, जो नौकरी न दे पाने की कमी है, शिक्षा न दे पाने की कमी है, स्वास्थ्य न दे पाने की कमी है, इसको हिंदू और मुस्लिम झगड़े के अंदर आप सलटाते रहिए। बहुत ज्यादा आंकड़े दूंगा तो मामला भटक जाएगा, इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बाकायदा आपको कई सारे अच्छे लेख, कई सारे डेटा, ये सारे कुछ उठा के आपको मैंने दे दिया है, जो साफ साफ बताता है, नंबर 1, इस देश की जनसंख्या बढ़ नहीं रही, जनसंख्या वृद्धि का जो दर है वो घट गया है, और चीजें अगर ऐसे ही चलती रहीं तो बहुत जल्दी इस देश की पॉपुलेशन बढ़ने की जगह, कुल जनसंख्या जो है वो बढ़ने की जगह घटने लगेगी। नंबर 2, मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि की जो दर है उसमें बाकी जो पूरे देश की दर है या हिंदुओं की दर है उससे ज्यादा कमी आई है। नंबर 3, हमारा टीएफआर जो है वो लगातार कम होते हुए 2.0 पर पहुंच गया है, यानी जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे भी कम हो गया है, जो साफ साफ बताता है कि आने वाले समय में हमारी जनसंख्या और कम होगी। तो इस तरह के जब भी फर्जी बातें की जाए तो आंकड़ों के साथ, और ये आंकड़े जो मैंने आपको दिए हैं वो कोई यूनाइटेड नेशंस के हैं, कोई भारत सरकार के हैं, कोई सेंसस के आंकड़े हैं, ये कोई हवा में दिए हुए आंकड़े नहीं है, ना कहीं बाहर से आंकड़े आए हैं। ये उन्हीं एजेंसीज के आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए डेटा कलेक्शन करती हैं, और इन आंकड़ों के आधार पर आप देखते हैं कि यह सिद्ध होता है कि जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट या मुसलमानों के जनसंख्या विस्फोट को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं वो शुद्ध बकवास हैं, वो गलत इरादे से की जा रही हैं। इस बात को बिल्कुल साफ साफ ये आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं। तो आज की बात बस इतनी ही। ये आंकड़े उठाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आंकड़े उठाइए, आर्टिकल्स उठाइए, उनको अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, और झूठ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ये आज बहुत जरूरी है। शुक्रिया।